हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है इन द डिस्कशन ऑफ टेस्ट 7 फेज 2C। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन। V is the speed, R is the radius, G is the acceleration due to gravity. Then which of the following is dimensionless? एक तरीका तो आप इंडिविजुअल डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए एंड सी विच इज डायमेंशनलेस। अदरवाइज एक्सप्रेशन काफ़ी जाना पहचाना सा है। यू ऑल नो दैट v स्क्वायर अपॉन r, इसे हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो साफ सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे v स्क्वायर बाय r, दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट हैज टू बी dimensionless. Okay, question number 2. The rod as shown in the figure starts slipping. At the instant when the speed of the upper end, यानी upper end की speed इतनी है, which is 3 meter per second, and rod makes an angle 30 degree with x-axis. ये angle है 30 degree. Speed of the lower end of the rod at this instant. लोअर एंड को अगर आप देखेंगे द लोअर एंड वुड बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जो कि एक कॉमन सेंस है। इफ दिस गोज इन दिस डायरेक्शन, दिस हैज टू गो इन दिस डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चन में हम यूज करते हैं एक रिलेशन जिसे हम कहते हैं द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द गिवन सिचुएशन का क्या मतलब है? कॉन्स्ट्रेंट का मतलब ये है कि वो सिचुएशन किस तरह का मोशन अलाउ करती है। उन चीज़ों को जब आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में ढालते हैं, देन यू कॉल दैट एज कॉन्स्ट्रेंट। जैसे कि देखो, इफ आई कॉल दिस स्पीड एज v, व्हाट आई विल डू इज दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड, लेट मी फाइंड आउट। ये 30 है, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन हियर, ये एंगल ये भी 30 बनेगा। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज v cos 30। सिमिलरली ये 30 है, तो दिस पर्टिकुलर एंगल इज 60 डिग्री। सो 3 का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दैट इज 3 cos 60। अब यही कंपोनेंट के बारे में क्यों डिस्कस किया जा रहा है, यू वुड गेट टू नो शॉर्टली। क्योंकि हमें पता है रॉड रिजिड है, यानी रॉड का जो लेंथ है दैट डज नॉट चेंज। इसका मतलब द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द रॉड दैट हैज टू बी 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द रॉड के लिए क्या लिखेंगे? वन इज v cos 30 एंड माइनस ऑफ 3 cos 60, द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड अलोंग द रॉड। ये आ गया जी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दीज 2 पॉइंट्स अलोंग द रॉड, और ये चाहिए हमें 0, क्योंकि सेपरेशन ऑफ द रॉड डज नॉट चेंज। क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी v इक्वल्स टू 3 बाय √3, राइट? और ये जो वैल्यू बनेगी √3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक कॉन्स्ट्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट्स सी, नीट के हिसाब से आई कीप इट इन अ डिफिकल्ट लेवल। अ मैन इज सप्लाइंग पावर ऑफ 500 watt एट एन इंस्टेंट ऑन अ massless string, यानी when the person is pulling the string, in that context the man supplies a power of 500 watt. If at that instant speed of the block, यानी ये डायरेक्शन में स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ ये स्पीड इंक्रीज हो रही है एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इन दिस गिवन कंडीशन व्हाट विल बी द मास ऑफ द ब्लॉक? अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट मी जस्ट मेक द स्ट्रिंग पार्ट हियर। देखो, ये जो एंड है इट इज मूविंग अपवर्ड विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और ये पोर्शन बिकॉज द मैन पुल्स, तो ये पोर्शन की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी, राइट? दैट्स हाउ इट कम्स। अब आगे देखते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का जो लेंथ कांस्टेंट है, बाय द सेम लॉजिक ये एंगल विच इज वेरी क्लियर 60 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस एंड की वेलोसिटी v, सो v
cos of 60 will be equals to 10, यानी v will be 20 मीटर पर सेकेंड। तो कॉन्स्टेंट रिलेशन में हमने ये दो स्पीड को इक्वल क्यों किया? क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, सो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट हैज टू बी 0. All right, now you could see the man applies the force in this direction और वही force tension के form में यहाँ पर आ जाएगा. So if I say the man applies the force F, जो कि F की value हम tension के equal कर लेंगे. First of all, जो power है that is F multiplied by V multiplied by cos of 60. Power that is 500 watt. फोर्स यहां से हम निकाल सकते हैं v cos 60 का मतलब 10, यानी F की जो वैल्यू है ये मुझे 50 न्यूटन मिली. So with all this data I could find that the man applies the force 50 Newton on the string. यानी कि स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगी वो भी 50 न्यूटन है. अब क्योंकि स्ट्रिंग आइडियल है, यहां पर भी जो टेंशन डेवलप होगी that will be 50 Newton. And the mass is m, जो कि हमें निकालना है. अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. Acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So if I write the free body diagram, 50 minus of mg is equals to mass into acceleration, that is 10. Okay, so I get 50 equals to 20 m, g has been taken as 10. तो m की जो वैल्यू है ये कितनी मिलेगी? 2.5 kg. तो 2.5 kg का ऑप्शन कहाँ है? यस, इट इज देयर इन ऑप्शन नंबर 1. बढ़िया क्वेश्चन था, कोशिश जरूर कीजिए. पेपर में इसी तरह के मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस मिलते हैं एंड ऑल द क्वेश्चंस हैव टू बी टेकन इन अ नाइस स्पिरिट. कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे तो कोई इजी क्वेश्चन भी होगा. यू नीड टू हैव योर कंपोजर वेरी मच. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. A ring of radius r is rolling over a rough horizontal surface with velocity v0. यानी it is rolling without slipping. तो angular velocity भी है और इसकी value will be v0 by r. दो पॉइंट्स है A और B. हमें angular velocity of point A with respect to point B निकालनी है. एक काम क्यों ना करें? Let's find the total velocity of point A and point B. पॉइंट B की टोटल वेलोसिटी एक है ट्रांसलेशनल कंपोनेंट और दूसरा है रोटेशनल कंपोनेंट. सिमिलरली पॉइंट A का ट्रांसलेशनल कंपोनेंट दैट इज v0, रोटेशनल कंपोनेंट दैट इज ओमेगा टाइम्स r. जब भी हम किसी दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालते तो सबसे पहली बात वी फोकस ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स. तो ये जो डायमीटर है यही है सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स. सेपरेशन के बाद वी रिजॉल्व द वेलोसिटी अलोंग द सेपरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन. और यहां पर कोइंसिडेंटली ऑलरेडी द वेलोसिटीज आर अलोंग द सेपरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन. थर्ड थिंग, वी फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी which is perpendicular to the separation. यानी सिर्फ उस कंपोनेंट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है जो सेपरेशन के परपेंडिकुलर है. तो the relative velocity of the component perpendicular to the separation is 2 omega r divided by the separation जो कि 2r है. तो यही है angular velocity of point A with respect to point B. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं और ये वैल्यू दिस इज नाउ कमिंग आउट टू बी ओमेगा. ओमेगा इज नॉट गिवन बट क्लियरली प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाने पर ओमेगा इज v0 बाई r. ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दिस मच. t इक्वल्स टू 0 में पार्टिकल x इक्वल्स टू 6 पे था and it was having zero velocity. साथ ही साथ it takes 0.5 second to reach the origin for the first time. Equation of motion of particle can be represented by. ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है.
सबसे पहली बात आप देख सकते हैं f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5x, अगर इक्वेशन बस इतनी होती तो ब्लाइंड फोल्डेडली आप पहचान कर लेते दिस इज सिंपल हार्मोनिक। हालांकि यहां पर देर इज वन एडिशनल फैक्टर विच इज एडेड 15 और ये कांस्टेंट है, तो ओवरऑल मोशन सिंपल हार्मोनिक ही बनेगा, बट यू नीड टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहचान क्या है? वेल, दैट इज द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स इज जीरो। सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन बस f को जीरो कर दो, यू वुड गेट x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब राइट फ्रॉम हियर ये है x इक्वल्स टू 3, दिस इज द मीन पोजीशन, और जो पार्टिकल है इट विल ऑसिलेट अबाउट दिस मीन पोजीशन। लेकिन ऑसिलेशन के लिए आपको और भी पैरामीटर्स की जरूरत होगी टू कंप्लीटली डिफाइन द ऑसिलेशन, जैसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड सो ऑन। तो आगे बढ़ते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 6। तो इनिशियली पार्टिकल यहां पर है, और एक और इंपॉर्टेंट क्लू दिया गया है, इट इज हैविंग जीरो वेलोसिटी। इसका मतलब ये एक्सट्रीम है, क्योंकि एक्सट्रीम का कैरेक्टरिस्टिक देयर द वेलोसिटी इज जीरो। इससे मुझे ये भी पता चला द एम्पलीट्यूड विल बी 3, क्योंकि एम्पलीट्यूड का मतलब है सेपरेशन बिटवीन द एक्सट्रीम एंड द मीन। अब इधर एम्पलीट्यूड 3 है, इधर भी एम्पलीट्यूड 3 होगा, तो x इक्वल्स टू 0 विल बी द नेगेटिव एक्सट्रीम, यानी हमें मोशन की क्लियरिटी मिल गई दैट पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट x इक्वल्स टू 3 एंड दीज आर द एक्सट्रीम्स। साथ ही साथ ये कह रहा है कि इट टेक्स 0.5 सेकेंड टू रीच द ओरिजिन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, यानी यहां से यहां तक पहुंचना 0.5 सेकेंड लग रहा है। वेल, इसी का ही तो मतलब है, द हाफ ऑफ टाइम पीरियड इज 0.5 सेकेंड, यानी t इज 1 सेकेंड, क्योंकि यहां से यहां दैट्स हाफ ऑफ द ऑसिलेशन। बस अब इक्वेशन लिखनी है, लेकिन इक्वेशन देखो x के टर्म में लिखना है, एंड x इज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, वो तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। जबकि SHM में जो पोजीशन हम लिखते हैं दैट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। इसके मीन पोजीशन से एट एनी गिवन पॉइंट, लेट्स से द इंस्टैंटेनियस पोजीशन measured from its mean, let us say this is x dash. तो एक बार SHM की इक्वेशन लिखते हैं, what will you get? x dash is a cos omega t आ जाएगा। ये क्यों? क्योंकि starting from positive extreme, the SHM equation becomes a cos omega t. Initial phase निकालेंगे pi by 2 आ जाएगा। यहां तक तो एक्सपीरियंस से भी पता है। तो चलिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखते हैं। So this is 6, this is 3, amplitude is 3 cos ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड 1, तो ये बना 2 पाई इंटू टी एंड दिस इज x डैश। अब आखिर में हमें ऑप्शन को कस्टमाइज करना है। ऑप्शन में दिस गिवन x इज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्लियर सी बात है, फॉर दिस गिवन पोजीशन SHM के हिसाब से x डैश और ओरिजिन के हिसाब से this is x. So finally, इस given clue से आप क्या देख सकते हैं? x will be x dash plus of 3, यानी कि x is equals to x dash plus 3. So x dash is 3 cos 2 pi t plus of 3. बस अब ऑप्शन ढूंढने की देरी है। So 3 cos 2 pi t plus 3, that is present in option number 4. All right, let's move to question number 6. Question number 6 क्या है? Particle A and B are dropped to fall towards the earth from a height, काफी बड़ी height है, twice the radius of earth. If the particles are dropped simultaneously but from two locations which are slightly away from one another, separation between the particles, और हमें दो particles के बीच का जो gravitational force है उसे ignore करना है. This question is more of a common sense. ये सेंटर है, मान लेते I drop a particle from here.
Whenever we drop the particle, आमतौर पे तो हम कहते हैं कि it falls straight down, but actually it is pointing towards the center of the earth. So ये ऐसे, and it is in fact pointing towards center of the earth. Similarly, दूसरा particle अगर लोगे, this would also be falling aiming the center of the earth. तो ये है इसकी trajectory. सीधी सी बात है, दोनों के बीच का जो separation है with respect to time, अगर आप देखेंगे separation is the line joining the two lines there, that decreases, यानी कि option number 1. Question number 7. Two potentiometer wires W1, W2 of equal length. ठीक है, this length is L और ये जो total length है that is also L. And they are connected to a battery of EMF EP and internal resistance small r through two switches S1, S2. A battery of EMF E is balanced on these potentiometer wires. सीधी सी बात है, देखो इसे बैलेंस करने के लिए अगर आप S1 अकेला को क्लोज कर दोगे, you would balance this battery here. And if you close only S2 by moving the jockey, you would balance on this particular wire. If potentiometer wire W1 is of resistance 2R and balancing length on W1 is L by 2 when only S1 is closed and S2 is open. अब जरा ध्यान से देखिए, जब अकेला S1 को हमने क्लोज किया तो ये जॉकी को we just slide it here to find the balancing length. तो एक काम क्यों ना करें, इस फिगर को एक बार इरेज कर लेते हैं यहाँ से और let's just make it here. This is the EMF E and galvanometer and the jockey is there और बैलेंस कहाँ पर हो रहा है? At half of the length. अभी lower portion can be completely ignored. This S2 is open. I think इसके बेसिस में we can find very important data. पहले आप बस अपर पोटेंशियोमीटर वायर सर्किट पे ही फोकस कीजिए. When this galvanometer shows zero deflection, potential difference between this point and this point will be E, और यही potential difference between this point and this point on the wire W1, that would also be equals to E. तो let's see, इस potentiometer में आप देखो, the total current will be EP divided by 3R. ये R और this is 2R. ध्यान देना, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट अभी सीरीज में है क्योंकि करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इज 0 एंड द करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस जो कि हाफ ऑफ 2R, दैट इज R. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two points of the potentiometer wire and that has to be equals to E. और इससे हमें एक important data मिला that the value of EP of course will be equals to 3E. चलिए, the upper part has been done. Now, just to avoid unnecessary confusion, मैं upper part को erase कर देता हूँ. Okay? इसका काम हो गया. Thank you very much. So now we will go to the lower portion. और lower portion के लिए क्या कहा गया है? On closing S2 and opening S1, यानी only this much is closed, the balancing length on W2 is found to be 2L by 3 और उसके बेसिस में हमें resistance of wire W2 निकालना है. मान लेते हैं resistance of the wire W2, let it be R dash. और ये जो balancing length है, ये 2L by 3 है. Please don't scale the figure, okay? तो ये portion का resistance कितना बनेगा? 2R dash divided by 3 और बचा resistance will be R dash by 3. सीधी सी बात है, uniform wire है, तो 2L by 3 का resistance 2R dash by 3 होगी. और balancing की वही कहानी. Again, during balance, galvanometer shows zero deflection. तो potential difference will still be E. With the help of this branch, we could calculate. Or potential difference between these two points having resistance 2R dash by 3, ये भी E है. तो इसके लिए let's use the upper circuit. Upper circuit मतलब ये. So this is going to be EP divided by
total resistance R plus of R dash, क्योंकि ये और ये anyway series में है, that is giving me the current into resistance 2R dash by 3, that will give the potential difference between these 2 points. चलो जी, let's have some little bit of fun. So E is equals to EP, ये बना 3E upon R plus R dash into 2R dash by 3. So 3 and 3, that gets cancelled. So this is ER plus ER dash is twice of ER dash. इससे आपको R dash की जो value मिलेगी R के equal मिलेगी, and that is present in option number 1. Okay, question number 8. Frequency of fundamental tone in a closed pipe is. मान लेते closed pipe का जो length है that is L, तो frequency of fundamental that is going to be V by 4L, isn't it? 2n minus 1 V by 4L, that's the general formula, is same as the fundamental frequency of an open tube of same length. ये frequency को if I call F1, V by twice of L, NV by 2L, that's the formula. तो ये F1 और F की value equal नहीं है, option number 1 is eliminated. Half the frequency of fundamental tone of open tube of same length. तो चलिए इसको एक काम करते हैं, F2 fundamental frequency निकालते हैं. So that is V by 2L, और आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर F की जो वैल्यू है that is F2 divided by 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है. बाकी भी एक बार वेरीफाई जरूर करते हैं. सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ट्यूब ऑफ सेम लेंथ. नहीं, इसको अगर मैं F3 लिखूं, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ट्यूब ऑफ द सेम लेंथ. सो क्लियरली ओपन ट्यूब ऑफ द सेम लेंथ का फंडामेंटल ये है, फर्स्ट ओवरटोन में हम क्या रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं. सो दैट इज V by L. साफ सी बात है, ये F के इक्वल नहीं है. Double the frequency of fundamental tone of open tube of same length. Open tube of same length का fundamental V by 2L है, और इसके double of course वो नहीं है. Anyway, सही option we are already landed, that is option number 2. Question number 9. एक traveling wave हमें दी गई है, x and y are in centimeter, t in second. फेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 मीटर. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सबसे पहली बात देखो, ये 2 पाई को इफ आई टेक इट इनसाइड द ब्रैकेट, तो जो x का कोफिशिएंट है दैट विल बी k, यानी x का जो कोफिशिएंट विच इज k विल बी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.0080 पर सेंटीमीटर. प्लीज बी केयरफुल विद द यूनिट. X और Y they are in centimeter. अब जो 2 पॉइंट्स है सेपरेटेड बाय 4 मीटर, इनके बीच अगर मुझे फेज डिफरेंस निकालना है, आई नो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय लैम्डा, यानी डेल्टा फाई विल बी डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय लैम्डा, और 2 पाई बाय लैम्डा इसी का मतलब k है. सो लेट्स पुट द वैल्यू. डेल्टा x इसको सेंटीमीटर में बदल देते ताकि यूनिट विल गेट एडजस्टेड. 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज k, k के बदले में 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.0080. ओके, दिस इज ऑल डन. एक बार इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. 400 इंटू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 80 इंटू 10 raised to the power minus of 4. This is how it comes. चलो जी इसको सॉल्व कर लेते हैं. 8432 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, ये बनेगा 64 पाई. यहाँ 3 zeros, 10 raised to the power minus 4, तो ये 10 raised to the power minus 1, यानी कि 6.4 पाई रेडियन will be the phase difference. Option number 3. Question number 10. एक spring block system undergoes SHM on a smooth horizontal surface.
The block is now given some positive charge and a uniform horizontal field to the right is switched. यानी कि फिगर में देखिए, without the charge and electric field, जो oscillation time period है, that was a certain value and it was oscillating. अब हमने एक चार्ज Q रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, दैट हैज बीन स्विच्ड. इसके बेसिस में आइए एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि किन किन चीज़ों पे कमेंट करना है. टाइम पीरियड, वेदर इट वुड बी सेम, अनअफेक्टेड और मीन पोजीशन, और लास्ट में बोथ 2 and 3 भी है, सो वी गॉट टू बी केयरफुल. सबसे पहली बात देखिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में पुरानी कंडीशन के मुकाबले इन द न्यू कंडीशन आपके पास एक एडिशनल फोर्स आया है, दैट इज QE, बट दिस एडिशनल फोर्स इज कांस्टेंट. तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर एक एडिशनल न्यू कांस्टेंट फोर्स आ जाता है, द टाइम पीरियड रिमेन्स अनअफेक्टेड. क्योंकि जब आप इक्वेशन के थ्रू देखोगे, यू वुड फाइंड दैट QE पैरामीटर गेट्स कैंसल्ड. या मैं आपको कंपेरेटिवली समझा दूं, हॉरिजेंटल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में 2 pi under root m by k, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में 2 pi under root m by k, और वर्टिकल में एक एडिशनल फोर्स mg इज प्लेइंग बट दैट इज कांस्टेंट. तो वहां से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, टाइम पीरियड सेम आ रहा है, बिकॉज इन द सेकेंड केस, वर्टिकल केस, एक ही फोर्स एडेड था एंड दैट वाज कांस्टेंट. सो द सेम लॉजिक, टाइम पीरियड रिमेन्स अनअफेक्टेड. तो ऑप्शन नंबर 2 सही है. ऑप्शन 2 सही होते यू गॉट टू चेक ऑप्शन नंबर 3. द मीन पोजीशन ऑफ SHM विल शिफ्ट टू राइट. जी हाँ, मीन पोजीशन में बदलाव आ जाएगा. रीजन बीइंग वेरी सिंपल, मीन पोजीशन का मतलब वेयर द नेट फोर्स विल बी 0. देखो, जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंपोनेंट नहीं था, नेचुरल लेंथ वाज द मीन पोजीशन, बट वंस द इलेक्ट्रिक फोर्स कम्स, ये जो राइटवर्ड फोर्स Q मल्टीप्लाइड बाई E को बैलेंस करने के लिए यू विल हैव K टाइम्स x नॉट. x नॉट इज द इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. यानी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन वाज द नेचुरल लेंथ. विथ इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अदर देन द नेचुरल लेंथ. यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन विल शिफ्ट. सो ये भी सही है. सो बोथ 2 and 3, ऑप्शन नंबर 4.